हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलो, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, है ना। और लास्ट हम लोगों ने आखिर आयनिक इक्विलिब्रियम को फिनिश कर लिया है, यानी एक चैप्टर हमारा काफ़ी बड़ा चैप्टर था और लगभग 31 आपको उसके लेक्चर हुए, ठीक है। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, वहाँ से काफ़ी हर साल क्वेश्चन आने के संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। मतलब ना आने का सवाल ही नहीं है कि वहाँ से ना आए, ठीक है। कहीं बाकी से आए ना आए, लेकिन वहाँ से ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो आप लोगों से बस फिर एक बार मैं बोलूँगा कि जो अब तक आयनिक इक्विलिब्रियम में जो तरीका फॉलो कर रहे थे उसे ना फॉलो करें। आप इसका नोट्स तैयार करें खुद से, वीडियो को पॉज कर दिया करें और नोट किया करें। जहाँ पे आप, जब मैं आपको बोलता हूँ कि इसको नोट करो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है एंड देन नोट करना है, क्योंकि नोट्स आपको खुद से बनाना है, बुक की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है हमें, ठीक है ना। चलो, तो हेडिंग डालोगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो जैसे किसी भी मैटर का 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और भी स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट वगैरह, तो वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। हमें 3 स्टेट के बारे में बात करनी होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सॉलिड के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बाकायदा पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद लिक्विड के बारे और गैस के बारे में हमें पढ़ना है, गैसियस स्टेट में, जो हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली बात करेंगे हम कि ये सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो हमें सॉलिड के बारे में जानना होगा कि ये सॉलिड क्या होता है। सॉलिड क्या होता है? जिसका हैविंग डिफिनिट क्या चीज, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। ये सब क्या होते हैं? इनके फिक्स्ड होते हैं, यानी डिफिनिट होते हैं। दूसरा, इसको हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। हाईली इनकम्प्रेसिबल का मतलब कंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल का मतलब जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसको हम कंप्रेस नहीं करते। जैसे ये चौक है, ये क्या है? सॉलिड है, तो हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। अब इसको दबाओ तो दबेगा ही नहीं, है ना। तो इसी को बोलते हैं, ये कैसा हुआ? इनकम्प्रेसिबल हुआ, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। किसके कंपेयर में? लिक्विड और गैस के कंपेयर में। ये 3 सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी सॉलिड का। वो क्या होगा? उसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होंगे? फिक्स होंगे। वो क्या होता है? हाईली इनकम्प्रेसिबल होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर इसका टाइप देखते हैं। कर लिए? आ जाओ। अब ये तो हम लोग पहले से जान रहे थे सॉलिड क्या होता है, उसको इन दोनों यानी शेप, साइज, फिक्स होता है, ये सब पहले से हम लोग जान रहे हैं। अब आइए टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ solid on the basis of internal structure, यानी उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे सॉलिड का टाइप कितना होता है। तो ये ब्रॉडली 2 भाग में बांटा गया है। एक है क्रिस्टलाइन, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एक है क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमॉर्फस। तो पहला बात करें क्रिस्टलाइन का, तो इसके जो होता है
क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसमें जो इसका आपको क्या है इंटरनल अरेंजमेंट जो होता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी एक यहाँ पे है कोई चीज़, सपोज इसको समझा देते हैं आपको। जैसे ये है और इसके बाद ये छोटा वाला आ रहा है, ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और देखो दोनों के बीच जितनी दूरी है उतना ही दूरी पर फिर एक बड़ा सा ऐसा ही यहाँ पे आएगा और फिर इतनी ही दूरी पे ये छोटा वाला आएगा। इस तरह का अरेंजमेंट कहाँ होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड में होगा। लेकिन वहीं एमॉर्फस में जाओगे तो ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है, लेकिन अगला वाला जो हो सकता है कि यही आ जाए फिर, ठीक है। तो इस तरह को अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? इरेगुलर अरेंजमेंट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे? रेगुलर अरेंजमेंट कहेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा? डिफिनिट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, डिफिनिट या फिर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या चीज का? constituent particles, that is it can be atoms, molecules, ions। यानी इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो क्या होगा? डिफिनिट या उसका रेगुलर अरेंजमेंट होगा। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और या फिर आयंस हो सकता है। यानी वो सॉलिड किसी का भी, इनमें से किसी का भी बना होगा, जिसका भी बना होगा वो क्या होंगे? रेगुलर उसका अरेंजमेंट होगा। तो इसी ये कहाँ होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। वही बात करें एमॉर्फस का, तो इसका जो होगा रैंडम या फिर irregular arrangement of constituent particles। ओके, तो ये था पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। एक पॉइंट, एक काम को जल्दी से नोट करो, थोड़ा सा ऊपर लेना है हमको। ले लिए, आ जाओ। हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा स्पेस मिल सके। दूसरा पॉइंट है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या होगा? वो शार्प होगा। शार्प का मतलब क्या है? दैट इज मेल्ट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि उसका मेल्टिंग जो होगा वो क्या होगा? फिक्स टेम्परेचर। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आपको दिया जाएगा तो उसका एक फिक्स टेम्परेचर, मतलब 600 डिग्री बोल देगा कि ये 600 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट करेगा। तो वो 100% चांसेस है कि वो कहाँ जाएगा? जैसे ही 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचेगा वो मेल्ट कर जाएगा। लेकिन वहीं इनकी बात करेंगे किसका? एमॉर्फस का। तो इसका टेम्परेचर आपको इस तरह से नहीं दिया जाएगा, उसका दिया जाएगा 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या 700 से 10 से 750 के बीच में। यानी एक रेंज दिया जाएगा किसका? इसका। इसका क्या जाएगा? एक फिक्स टेम्परेचर दिया जाएगा। तो इसी फिक्स टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का होगा। टेम्परेचर और टाइम के बीच में इस टाइप का ग्राफ हुआ किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। वहीं हम बात करें इसका, तो इसका जो है मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर।
क्या होगा, ये एक टेम्परेचर के रेंज में क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा। जैसे इसका ग्राफ देखो तो टेम्परेचर और ये हो गया टाइम, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, आइए अगला पॉइंट है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक और नाम से जानते हैं, यानी ट्रू सॉलिड कहते हैं इसको। किसको, यानी अगर आपको कहा जा रहा है कि ट्रू सॉलिड, तो ट्रू सॉलिड इसका मतलब किसकी बात की जा रही है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की जा रही है। ये क्या होता है, ट्रू सॉलिड होता है। जबकि इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, यानी झूठा है ये क्या है, तीसरा है इसका पॉइंट, ये क्या है, स्यूडो सॉलिड, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो सॉलिड बोले या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोले, किसको, एमॉर्फस को। 3 पॉइंट होंगे। 4th पॉइंट है, ये जो होता है आपको एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। एन आइसोट्रोपिक का मतलब दैट इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल properties in different direction, यानी अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग डायरेक्शन में जाओगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब ये हुआ कि अगर आप ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ले लो, तो अगर इस तरफ जाओगे तो इसका वैल्यू कुछ और मिलेगा, इधर जाओगे कुछ और मिलेगा, इधर जाओगे कुछ और मिलेगा। किसमें, ये होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। लेकिन वहीं जब हम इसकी बात करेंगे एमॉर्फस की, तो इसमें जो होता है ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी इसके केस में क्या होगा, अब किसी प्रॉपर्टीज को मान लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही ले लो, तो इधर भी जाओगे तो सेम मिलेगा वैल्यू उसका, इधर भी जाओगे सेम वैल्यू मिलेगा, इधर भी जाओगे सेम वैल्यू मिलेगा। इसी को बोलते हैं आइसोट्रोपिक। ये दोनों पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, जल्दी से नोट कर लो इसको। अगला पॉइंट बता रहे हैं, आइसोट्रोपिक का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी अलग अलग डायरेक्शन में, जबकि इसमें क्या मिलेगा, वो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा सर अलग अलग डायरेक्शन में। हो गया, चलो। एंड द लास्ट पॉइंट है, ये होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और ये होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसका जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो इसमें इंटायर क्रिस्टल में वो रिपीट हो रहा होता है, जबकि इसमें जो है एक शॉर्ट डिस्टेंस तक ही रिपीट होता है, वो बार बार मतलब पूरे क्रिस्टल में रिपीट नहीं होगा। यहाँ लॉन्ग रेंज का मतलब है दैट इज रिपीटिंग यूनिट repeats over a
इंटायर क्रिस्टल या फिर इंटायर स्ट्रक्चर, अभी क्रिस्टल की बात हुई नहीं है, लेकिन यहीं पर क्या होगा, दैट इज रिपीटिंग यूनिट, रिपीट ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। यहां पे क्या होगा, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, इसमें क्रिस्टल सिस्टम मौजूद होगा, क्रिस्टल सिस्टम प्रेजेंट, और यहां पे क्रिस्टल सिस्टम एब्सेंट होगा, सिस्टम एब्सेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल जैसे NaCl, KCl, Fe, Cu, ZnS, सीजियम ब्रोमाइड, ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिका, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। वहीं इनकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपको प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये था आपको सॉलिड का टाइप, कितने टाइप हैं, 2 टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कौन कौन है, एक है क्रिस्टलाइन और दूसरा है एमॉर्फस। उसमें कुछ पॉइंट्स थे, इससे भी कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन डालता है, तो स्पेशली जिसमें मैंने स्टार लगाया है उसे ध्यान रखोगे आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे देखते हैं। ओके, चल अब हेडिंग लो, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड on the basis of internal forces। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग अभी पहले क्या किया, सॉलिड का टाइप को डिवाइड किया, कितने 2 टाइप मिले, एमॉर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। और अब हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप, जिसमें पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर, नाम से ही पता है क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। इसका फिर टाइप है, पहला है पोलर सॉलिड, जिसका एग्जाम्पल हो गया आपको HCl, HBr, HI एसेट्रा। दूसरा है नॉन पोलर सॉलिड, इसका एग्जाम्पल है आपको I2, N2, O2 एसेट्रा। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, जैसे H2O, NH3 एसेट्रा, ठीक है। तो ये था आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या है, ये हमें 3 टाइप मिले। जल्दी से नोट करो, अगला देखते हैं। ओके, दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड को एक और नाम से जानते हैं, also called नेटवर्क सॉलिड। इसको क्या कहते हैं,
कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड, दोनों बात सेम है। इसका फिर आगे बात करें, पहला, अगर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर क्या है, एटम है। अगर कोवेलेंट सॉलिड में हम बात करें, अगर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एटम है, तो इसका एग्जाम्पल आपको मिले होंगे ग्रेफाइट, डायमंड। हम जानते हैं दोनों किसके हैं, कार्बन के एलोट्रोप हैं, और दोनों का फार्मूला क्या होता है, यही होता है Cn, और इसका भी Cn। तो दोनों देखो, दोनों में क्या, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कार्बन ही है। कार्बन किस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो गया कोवेलेंट सॉलिड का पहला टाइप, जब क्या होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, एटम होंगे। दूसरा है, अगर इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर मॉलिक्यूल्स। अब अगर इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, मॉलिक्यूल है, तो इसका एग्जाम्पल है सिलिका। हम लोग सिलिका के बारे में पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, जब सिलिकेट पढ़ाए थे, तो है ना। तो ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। यही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है सिलिका का, है ना। चलो जल्दी से नोट करो, फिर अगला देखते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ समझना ज़्यादा नहीं है, इसलिए जहाँ समझने का आएगा टाइम हम फिर एकदम रोक देंगे। चलो 2 हो गया। तीसरा है आयनिक सॉलिड। तीसरा है हमारे पास आयनिक सॉलिड। इसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, Mg, Cl2, Ca, Cl2, etc. And the last one, fourth one है मेटेलिक सॉलिड। एग्जाम्पल Fe, Zn। ये सब हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स। कितने टाइप मिले हमें, 4। कौन कौन, एक मॉलिक्यूलर, दूसरा कोवेलेंट, तीसरा आयनिक और चौथा मेटालिक। चलो जल्दी से नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं अब पॉइंट पे। अब यहाँ से जो भी बताएंगे उसको ध्यान से समझते चलना, क्योंकि ये चीज़ का आपको इस पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगा जो अब आ रहा है। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हेडिंग डालोगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें सबसे पहला है लैटिस या क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस या 3D लैटिस। कोई भी चीज़ बोले बात एक ही होगी। लैटिस बोले, क्रिस्टल लैटिस बोले या क्रिस्टलाइन लैटिस बोले, स्पेस लैटिस बोले, सब में टी पे लाइन खिंचाएगा। हाँ, यहाँ पर भी कह रहे हैं। ठीक है, इन सब में क्या बात एक ही है, लैटिस, क्रिस्टलाइन लैटिस, स्पेस लैटिस या 3D लैटिस। इन सबको, सबका मतलब ये क्या है, एक सबका एक ही बात है। ठीक है, ये होता क्या है हमें ये जानना है। देखो, तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट करना है हमको किसका, पॉइंट का। कहाँ, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में। इसका पहले डिफिनीशन लिखो और फिर फिगर बनाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। लिखोगे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स
in 3D space in which each points having same environment, उसको क्या कहेंगे? इज कॉल्ड लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। ठीक है, चलो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया, जल्दी से नोट कर लो, फिर आपको अब इसको हम फिगर से समझाते हैं, आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा। कर लिए? आ जाओ। अब हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो कौन सी सॉलिड की बात होगी? दो तरह के सॉलिड पढ़े हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो हम लोग बात करेंगे किसका? ट्रू सॉलिड का, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात होगी। ठीक है, देखो हमें पता करना है क्या? लैटिस के बारे में। देखो ये है एक पॉइंट, लैटिस जो है, हम कौन से सॉलिड की बात कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन। इसमें क्या होगा? बोलो। हाँ, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा ना। ऑर्डर अरेंजमेंट का मतलब जैसा देखो यहाँ पे है वैसे यहाँ पर सबके बीच की दूरी क्या है? सेम है। अब एक और पॉइंट हम अब अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच में। फिर उसके जस्ट नीचे यहाँ पे फिर इस पॉइंट के यहाँ पे ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये सब पॉइंट, इसी पॉइंट को कहते हैं लैटिस पॉइंट। क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। शायद सही से समझते चलना। ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये सब जितना है, इसमें हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट हुआ है, कहाँ हुआ है? 3 डायमेंशनल स्पेस में हुआ है। तो इस पूरे को कहेंगे हम लोग लैटिस। समझ में आया? डिफिनेशन क्या था? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ इसका पॉइंट का, किस? हाँ, 3 डायमेंशनल स्पेस में, और जहाँ पर हर एक पॉइंट को क्या होगा? इक्वल इन्वायरमेंट हो। तो अब तुम किसी भी पॉइंट को देख लो, उसके चारों तरफ एक ही जैसा आपको इन्वायरमेंट नजर आएगा। तो इस पर्टिकुलर एक पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं। और ये लैटिस पॉइंट क्या होगा? दैट इज लैटिस पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट द किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को करेगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी, क्या क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। समझ में आ गया लैटिस क्या है? जब हम लोग लैटिस पॉइंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, तो उसी को क्या जो बनता है स्ट्रक्चर, उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। और उसके पर्टिकुलर एक पॉइंट को क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट किसे रिप्रेजेंट करेगा? उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन। यानी अगर वो आइटम का बना होगा तो यहाँ पे क्या होगा? एटम होगा। अगर मॉलिक्यूल्स का बना होगा तो इस जगह पे क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। और आयंस का बना होगा तो आयंस होगा। समझ में आ गया? तो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बता रहे हैं। चल, अब अगला पॉइंट है हमारा यूनिट सेल। अगला है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है आप समझो।
यूनिट सेल क्या होता है इसको समझना है हमें। देखो यूनिट सेल सिंपली अगर भाषा में बात करें तो घर जो है किससे बना होता है, एक ब्रिक से बना हुआ था। घर के लिए आपको यूनिट सेल पूछा है तो क्या होगा, वो ब्रिक्स हो गया जो दीवार में बना हुआ है, उसी को क्या करता है बार बार वो रिपीट होता है तो पूरा घर तैयार हो जाता है। उसी तरीके से इसका जो यूनिट सेल होगा वो क्या होगा, बार बार रिपीट होगा तो इंटायर लैटिस तैयार हो जाएगा। मतलब जैसे देखो यह है आपको लैटिस पॉइंट अरेंजमेंट है, ये क्या है लैटिस पॉइंट। ओके आजा देखो इसको मिलाओ, ठीक है। देखो तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। देखो तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर, बना। और फिर से फिर इसको मिलाओ, देखो देखो फिर बना। ऐसे ही करते मिलाते चले जाओगे तो इसी टाइप का बनता चला जाएगा। तो इसमें से एक किसी देखो इसी टाइप का स्ट्रक्चर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी में से एक पॉइंट को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनिट सेल। यानी इस लैटिस का जो यूनिट सेल होगा वो किस स्ट्रक्चर का है, कुछ इस टाइप का है। ये हो गया आपका यूनिट सेल, समझ में आ गया। ये हो गया लैटिस पॉइंट। ये पूरा ये पॉइंट को अरेंज किए थे 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको क्या बोले थे लैटिस। और ये इस पॉइंट को जब हम जोड़ दिए ऐड करने के बाद एक स्ट्रक्चर है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है ये पूरा लैटिस तैयार हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो, इसका डिफिनेशन लिखा देते हैं। स्मॉलेस्ट unit which repeats smallest unit which repeats to generate generates a smallest unit which repeats to generate entire lattice is called, क्या कहेंगे इसको, यूनिट सेल कहेंगे। जैसे एग्जांपल देखो इसका जैसे ब्रिक्स इन वॉल, दीवार में जो क्या होता है, जो ईंट होता है वो किसका एग्जांपल होता है, यूनिट सेल का एग्जांपल। तो देखते हो ना वो बार बार रिपीट होता है तो पूरा घर तैयार हो जाता है। उसी तरीके से ये यूनिट सेल देखो बार बार एक ही जैसा स्ट्रक्चर आपको डेवलप होता चला जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। ऐसे पूरा इंटायर क्रिस्टल तैयार हो जाता है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। कर लिए, आजा। अब एक कोई यूनिट सेल जो है उसको कैरेक्टराइज कैसे, यानी पहचानेंगे कैसे। तो हेडिंग डालोगे, ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज बाय ए यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय दो तरीके से। एक होगा एज लेंथ में ए बी सी, और दूसरा होगा इंटर फेशियल एंगल, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। हो गया, आ जाओ। एक
अब हमारे पास कोई यूनिट सेल है, वो कैसा है, क्यूबिकल है, ए क्यूबिकल यूनिट सेल। तो कैसा होगा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा इसका। होगा इसमें इधर x, इधर y और इधर z। तो एज लेंथ यही है, देखो एज है ना, ये किनारा, इसी को बोलते हैं एज लेंथ। ये है a x डायरेक्शन में, इधर जब जाएंगे ये हो गया b और z डायरेक्शन में ये हो जाएगा c। ठीक है। और इंटरफेशियल, इंटर का मतलब दो के बीच है, यानी इंटरफेशियल मतलब दो फेस के बीच का। तो जैसे ये दोनों के फेस के बीच के हैं, तो ये हो गया अल्फा, ये दोनों के बीच का बीटा और ये दोनों के बीच का गामा। ठीक है। तो ये हो गया आपको क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में। ये क्या है, ए बी सी एज लेंथ है, अल्फा बीटा क्या है उसका, इंटरफेशियल एंगल है। अब यूनिट सेल आपको कैसा है, क्यूब शेप का है, तो इसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो लिखोगे नोट करके, सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ए क्यूब। पहला देखो, क्यूब के बारे में एक होता है उसका स्ट्रक्चर लेके आप बनाओ, वो अलग चीज़ है। हमें वैसा नहीं करना है, हमारे पास उतना वक्त नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाओगे वो भी आपको क्लास जो होगा कैसा होगा, क्यूब शेप का ही होगा, बस उसको आपको ध्यान कर लेना है। देखो तो यही क्लास है सब जो हम जहाँ पढ़ा रहे हैं अभी, ये कैसा है, क्यूब शेप का है। अब आपसे हम पूछेंगे और वो चीज़ का जवाब आप दोगे। इस क्यूब में कॉर्नर की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कॉर्नर, किनारा कोना कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 8 हो गए। यानी कॉर्नर आपको एक क्यूब में कितना होगा, 8 होगा, पहला। दूसरा, नंबर ऑफ फेस, फेस कितना होगा, यानी ये फेस जो है ये कितना होगा, देखो तो 1, इसका अपोजिट 2 3 4 5 6, कितना हो गया, फेस कितने हो गया, 6 हो गया। अगर फेस 6 है तो फेस का सेंटर कितना होगा, एक फेस में सेंटर कितना होगा, 1 होगा, तो 6 फेस में कितना होगा, हाँ कितने होंगे, 6 होंगे। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ फेस सेंटर कितना, 6। ध्यान से ये चीज़ जो हम आप बता रहे हैं इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है, और नहीं याद होता है तो आप एक क्लास को क्या करना है, इमेजिन करना है। ठीक है, क्योंकि इसी पे अब आगे जब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन बनाएंगे तो इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ कॉर्नर कितना, 8, फेस कितना 6, फेस सेंटर कितना 6। ओके, 2 हो गया। तीसरा, एज कितना है, किनारा, ये वाला ये किनारा है वो कितना है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ एज, ये कितना हो गया, 12 हो गया। अगर एज 12 है तो एज का सेंटर कितना होगा, एज कितना है, 12 है, तो एज का सेंटर कितना होगा, यही एज है, उसका सेंटर कितना होगा 1, यानी एक एज पे कितना है, 1 सेंटर, तो 12 पे कितना होगा 12, यानी फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एज सेंटर कितना हो गया 12। 5, छठा, बॉडी डायगोनल, इसका ये बॉडी है, इसका डायगोनल, डायगोनल का क्या करना पड़ेगा, 2 अपोजिट जाना पड़ेगा कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर लेना है और उसके नीचे वाले कॉर्नर पे जाना था, कितना होगा, यही को डायगोनल कहेंगे, बताओ। तो 1
2, कितना हो गया, इधर से 2 हो गया, 3 और कितना हो गया, 4 हो गया। यानी नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितना है, 4। एंड द 7th पॉइंट फेस डायगोनल, यही फेस है। देखो इस कोना से इस कोना पे आओ तो एक डायगोनल, इस कोना से इस कोना पे आओ तो कितना हो गया, दूसरा। यानी एक फेस पे कितने डायगोनल है, 2। अब फेस की संख्या कितनी है, 6। तो टोटल फेस डायगोनल कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, 12। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितना हो गया, 6 × 2 बराबर कितना हो गया, 12। 7 हो गया। 8वां पॉइंट, एट्थ पॉइंट, नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल। अब बॉडी में डायगोनल कितना है, सॉरी बॉडी डायगोनल तो हो ही गया ना, कितना, हाँ बॉडी का सेंटर देखो, जैसे फेस का सेंटर कितना था, 6, एज का सेंटर कितना, 12। बॉडी एक ही, यही बॉडी है ना, इसका सेंटर कितना है, एक ही है ना, यानी बॉडी सेंटर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना है, बोलो 1। तो ये 5-7 पॉइंट है, इसे आपको हर हाल में ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है इसी पर बनेगा, यही पॉइंट पे बनेगा। तो जल्दी से नोट कर लो। एक चीज़ और बताते हैं, कर लिए, चलो एक पहला पॉइंट हुआ। दूसरा है कंट्रीब्यूशन का, कि नोट रेट करके फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे। पहला कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम इन ए यूनिट सेल, यानी कॉर्नर पे जो एटम है वो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करोगे, देखो तो वो जो कॉर्नर वाला है वो कितने के साथ शेयर कर रहा है। जैसे देखो ये है एक यूनिट सेल, इसके साथ बगल में होगा 2, इसके बगल में होगा 3, इसके बगल में हो गया 4, तो ये 4 हो गया, और इन चारों के ऊपर में भी 4 होगा, तो कितने हो गए। यानी वो जो कॉर्नर वाला आइटम है वो कितने के साथ शेयर कर रहा है, 8 के साथ शेयर कर रहा है। तो एक को कितना मिलेगा, 1/8। तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/8 हो गया। दूसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम इन ए यूनिट सेल। अब ये फेस पे जो एटम है वो एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे फेस का सेंटर पे है, ये यहाँ पे एटम है, यही फेस का सेंटर है, यहाँ पे एटम है, तो ये कितना के साथ जा रहा है, एक तो इसके साथ आ रहा है यहाँ, और इसके साथ एक बगल में है, और किसी के साथ है क्या, ये वाला जो एटम यहाँ पे है इस जगह पे, यहाँ पे वो किसके साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, और इसके पीछे जो है उसके साथ आ रहा है, और किसी के साथ नहीं जा रहा है। मतलब कितना के साथ शेयर कर रहा है, 2 के साथ शेयर कर रहा है। तो एक को कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/2। तो कॉर्नर कितना किया, 1/8, फेस कितना किया, 1/2 किया, 2 हो गया। तीसरा, दोनों नोट कर लो फिर आगे बता रहे हैं। कर लिए, आ जा। दूसरा है, तीसरा है कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर। अब ये एज है, उस पे वहां पे जो उसके सेंटर पे जो एटम है वो कितना के साथ शेयर करेगा और एक में कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो सोचो, वो कॉर्नर वाला है, वो एक यहां से मिला इसके साथ है, एक बगल वाला होगा इसके ऊपर, और एक उसके ऊपर, यानी कितना के साथ जा रहा है, 4 के साथ जा रहा है। तो एक को कितना मिलेगा, 1/4। ओके, तो ये हो गया ए सेंटर। एंड द लास्ट वन है, जल्दी से नोट करो, अगला है 4 कंट्रीब्यूशन ऑफ
बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम इन यूनिट सेल। बोलो बॉडी का सेंटर कितना है 1, और वो कहाँ पे है बॉडी के सेंटर पे, वो किसी के साथ शेयर कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा था। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। ये जो अभी हमने कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं, ये पॉइंट को आपको हर हाल में ध्यान रखना है। नहीं समझ में आया होगा तो मेरे को फिर कमेंट करके बताना, मैं फिर समझाऊंगा, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा हमारा। न्यूमेरिकल पूरा उसी इन दोनों पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ये कंट्रीब्यूशन पे और वो जो हमने क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ये था आपको सॉलिड स्टेट में कुछ बात बताया है आपको। लैटिस पॉइंट क्या था स्पेशली जो हमें आगे आने वाला है। बाकी जो था क्या सॉलिड का टाइप, वो सब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन थे। लेकिन अब आगे जो जरूरत पड़ने वाली है वो पड़ेगी क्या क्या, कि लैटिस क्या होता है वो हमें समझ में आ गया, लैटिस पॉइंट क्या है, यूनिट सेल क्या है, और यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिकल शेप का है, तो क्यूब के बारे में हमने इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल कर ली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये यूनिट सेल का टाइप, ठीक है, और फिर उसका एनालिसिस करेंगे कि कैसे क्या क्या किसी वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकता है, और फिर उस पर प्रॉब्लम करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।